ये है इंडोनेशिया, दुनिया के सबसे खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड मुल्कों में से एक। यहाँ आग उगलते वॉल्केनोस हैं, घने जंगल हैं और खूबसूरत बीचेस हैं। ये एक ऐसा अनोखा मुल्क है जहाँ 27 करोड़ से ज्यादा लोग 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स पर रहते हैं। जी हाँ, 17,000 आइलैंड्स। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है जो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। इसके अलावा ये 3 टाइम जोन्स में भी फैला हुआ है। वेस्ट में सुमाट्रा से लेकर ईस्ट में पैपियोआ तक। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट एथनिकली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स प्लेसेस ऑन अर्थ। लेकिन इस सारी खूबसूरती के पीछे एक राज छुपा है। 17,000 जजीरों पर फैला ये मुल्क आखिर बना कैसे? एक कंट्री बनने से पहले यहाँ किसकी हुकूमत थी? और ये इतने ज्यादा और इतने डिफरेंट आइलैंड्स एक ही मुल्क में इकट्ठे कैसे हुए? और सबसे अहम सवाल, आप ऐसे कंट्री पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं जो इतने समुद्रों में फैला हुआ हो? इंडोनेशिया की कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा तारीख में, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, जिसमें हजारों आइलैंड्स, कल्चर्स और वॉल्केनोस को एक ही मुल्क में इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इंडोनेशिया अभी तक यूनाइटेड कैसे है और फ्यूचर में कैसे ये टूट भी सकता है। आज से कई 100 साल पहले ये सारे आइलैंड्स एशिया की सबसे अमीर और पावरफुल किंगडम्स का गढ़ थे। हजारों साल से लोग यहाँ पर कम्युनिटीज की शक्ल में रह रहे थे। वो यहाँ खेती बाड़ी करते थे और समुद्र के जरिए ट्रेड करते थे। ये आइलैंड्स भारत और चीन, दो पावरफुल सिविलाइजेशंस के बीच में थे और इसीलिए दोनों मुल्कों के ताजिर यहाँ से गुजरते थे और यहाँ के लोगों के साथ सोना, आइडियाज और इवन रिलीजियस आइडियोलॉजीज भी शेयर करते थे। वक्त के साथ ये जजीरे इतने अहम हो गए कि यहाँ बड़ी सल्तनतें कायम होना शुरू हो गई। इन्हीं में से एक थी सुमाट्रा में मौजूद श्रीविजया किंगडम। 7वीं सदी के आसपास ये किंगडम एक पावरफुल ट्रेडिंग सेंटर बन गई, जो न सिर्फ सी रूट्स कंट्रोल करती थी बल्कि यहाँ से गुजरने वाली शिप्स से टैक्स भी लेती थी। ये किंगडम बुद्धिज्म का हब बन गई और सारी दुनिया से स्कॉलर्स यहाँ आने लगे। इसके बाद फिर 13th और 14th सेंचुरी में जावा में मजापाहित एम्पायर उभरी। ये एम्पायर बहुत सारे आइलैंड्स तक फैली हुई थी। मजापाहित अपने आर्ट, कंस्ट्रक्शन और गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर हिंदुइज्म फॉलो होता था और ये उस वक्त के साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पावरफुल एम्पायर थी। लेकिन कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं रहती। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, नई पावर्स उभरने लगी और ये किंगडम्स कमजोर होने लगी। यहाँ के लोकल लीडर्स ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और फिर यहाँ पर आमद हुई इस्लाम की। 13वीं सदी के आसपास यहाँ पर ट्रेड के जरिए इस्लाम फैलने लगा। मुसलमान मुल्कों से आने वाले बिजनेसमैन के अच्छे बर्ताव से मुतासिर होकर यहाँ के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन अभी ये हालत संभल ही रही थी कि समुद्र के उस पार से कुछ लोग आ रहे थे जो यहाँ आकर सब कुछ बदलने वाले थे। कुछ समुद्री जहाज इन आइलैंड्स की तरफ आ रहे थे और वो यहाँ ट्रेड करने नहीं बल्कि हुकूमत करने आ रहे थे। 15वीं सदी के शुरू में कुछ समुद्री जहाज इन आइलैंड्स पर उतरे। ये लोग दुनिया की दूसरी तरफ से आए थे। ये अलग अलग जुबानें बोलते थे, इनके अपने झंडे थे और इनके पास ताकतवर हथियार भी थे। ये पोर्चुगीज थे और वो एक बहुत कीमती चीज की तलाश में थे और वो चीज थी मसाले। उस वक्त यूरोप में लौंग, जायफल और काली मिर्च सोने जितनी कीमती समझी जाती थी और इंडोनेशिया के मलुकू आइलैंड्स में ये मसाले बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे। ये आइलैंड स्पाइस आइलैंड्स के नाम से मशहूर हो गए और हर कोई इन पर कब्जा करना चाहता था। पोर्चुगीज के कुछ ही अरसे बाद डच भी यहाँ पर आ गए और वो भी यहाँ सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए आए थे। 1602 में डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जो उस वक्त दुनिया की सबसे पहली और बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी। उसका एक ही मकसद था कि इन स्पाइसेस के ट्रेड का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। डच ने वहाँ पर किले बनाए और लोकल लीडर्स के साथ डील्स की और जहाँ डील काम नहीं की वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता डच ने पोर्चुगीज को यहाँ से निकाल दिया और इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। यहाँ की सारी लोकल किंगडम्स या तो खत्म हो गई या फिर उन्होंने डच की हुकूमत मान ली। लेकिन डच का गोल सिर्फ ये मसाले नहीं था, वो तो यहाँ की जमीन, लोगों और दूसरे रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना चाहते थे। और यहीं से शुरुआत हुई डच की 300 साला हुकूमत की। डच ने यहाँ बटाविया जैसा शहर बनाया जिसे आज जकार्ता कहते हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ शुगर, कॉफी और टोबैको की फार्मिंग शुरू की और इंडोनेशियन से जबरदस्ती काम लेने लगे। डच ने यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर लिया, खूब टैक्स इकट्ठा किया और जब कोई प्रोटेस्ट की कोशिश करता तो उसे भरपूर ताकत से कुचल दिया जाता। इस सब के बावजूद बहुत से इंडोनेशियंस ने हिम्मत नहीं हारी और वो आजादी का ख्वाब देखते रहे और 1900s में ये ख्वाब बिलाखिर एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया। डच को लग रहा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन एक नया तूफान आ रहा था, एक ऐसी वर्ल्ड वॉर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली थी। ये 1940 की दिहाई थी और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। एक नई ताकत
ताकत जापान इंडोनेशिया की जानिब तेजी से बढ़ रही थी। 1942 तक जापान ने इन आइलैंड्स पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया। 300 साल डच के कब्जे में रहने के बाद इंडोनेशिया अब जापान के कंट्रोल में चला गया। शुरू में तो इंडोनेशियंस को लगा कि शायद ये उनके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि जापान ने वादा किया था कि वो एशिया को यूरोपियन से आजादी दिलवाएगा। लेकिन बहुत जल्द हालात बदलने लगे। जापानी हुकूमत के दौर में जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो गई। लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता और उन्हें बदले में बस थोड़ा सा खाना दिया जाता। इंडोनेशिया के लोगों में अब आजादी की आग मजीद भड़कना शुरू हो चुकी थी। जापान ने लोकल इंडोनेशियंस को अपने फायदे के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू की, लेकिन यही ट्रेनिंग आगे चलकर इंडोनेशियंस के लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी। 1945 में सब कुछ बदल गया, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंक दिए और जापान ने हार मान ली। जैसे ही जापानी फौज वापस जाना शुरू हुई, इंडोनेशिया के लीडर्स को एक मौका नजर आया। 17 अगस्त 1945 को जापान के हथियार डालने के सिर्फ 2 दिन बाद सुकार्नो और मोहम्मद हत्ता, इंडोनेशिया के 2 बड़े लीडर्स ने आजादी का ऐलान कर दिया। इट वॉज अ ब्रेव मूव, लेकिन डच ने इस आजादी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जापान के जाने के बाद वो फिर से यहाँ का कंट्रोल लेना चाहते थे। इसके बाद 4 साल तक यहाँ जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे इंडोनेशियन नेशनल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस जंग में इंडोनेशियंस ने हथियारों और डिप्लोमेसी के साथ जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया और दोबारा गुलाम बनने से इनकार कर दिया। आखिरकार 1949 में आलमी दबाव के बाद डच ने हार मान ली और यूं इंडोनेशिया आजाद हो गया। मगर आजादी हासिल करना तो शुरुआत थी। उन्हें अब एक ऐसा मुल्क चलाना था जिसमें 17,000 से ज्यादा जजीरे, बेशुमार कौमें और दर्जनों जुबानें बोली जाती थी। तो इंडोनेशियंस ने आजादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन असल मुश्किल काम तो अभी बाकी था, और वो था इतने सारे लोगों को इकट्ठा रखना। ये कोई एक मुल्क या चंद सूबे नहीं थे। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा पजल था, जिसके 17,000 से ज्यादा आइलैंड्स 5,000 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए थे। इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स बहुत बड़े हैं और वो लोगों से भरे हुए हैं, जैसे जावा आइलैंड, जिसमें इंडोनेशिया की आधी आबादी मतलब तकरीबन 14 करोड़ लोग रहते हैं। इसी तरह सुमाट्रा, सुलावेसी और कलिमंतन भी बड़े आइलैंड्स हैं, जिनके अपने कल्चर्स हैं। इसी तरह कई हजार छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और हर किसी का अपना कल्चर, जबान और आइडेंटिटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडोनेशिया कितना डाइवर्स है, तो जरा ये स्टैट्स देखें। यहाँ 700 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, 1300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो फिर इतने डिफरेंट लोगों को एक ही मुल्क में कैसे जोड़ा गया है? इसी का जवाब ढूंढते हुए इंडोनेशिया के लीडर्स के जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने एक नेशनल स्लोगन बनाया, भिन्नका तुंगल आइक्का, जिसका मतलब था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब हम हैं तो एक दूसरे से डिफरेंट, बट फिर भी रहेंगे इकट्ठे। इन लीडर्स ने नेशनल लैंग्वेज भी सोच समझ कर चुनी। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान जावानीज के बजाय भाषा इंडोनेशिया को नेशनल लैंग्वेज बनाया, क्योंकि वो एक आसान जबान थी और हर कोई आसानी से वो सीख भी सकता था। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि किसी एक ग्रुप को ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे बजाय दूसरे की जबान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया है। इसी तरह उन्होंने जकार्ता को कैपिटल बनाया और फिर इन सब आइलैंड्स में सड़कें, स्कूल और सी पोर्ट्स का एक जाल बिछा दिया, ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें। लेकिन इस सब के बावजूद सबको इकट्ठा रखना इतना आसान नहीं था। कुछ इलाके अभी भी अलग होना चाहते थे। सुमाट्रा में मौजूद आचेह आइलैंड ने आजाद होने की कोशिश की। पैपुआ भी बहुत अरसे से आजादी मांगता आया है। ईस्ट तिमोर ने तो अलग होने के लिए वॉर भी लड़ी और फाइनली 2002 में एक सेपरेट कंट्री भी बन गया। इंडोनेशिया ने कई सालों से यूनाइटेड रहने की कोशिश की है और गो के उसे कामयाबी भी मिली है, लेकिन पूरे मुल्क को इकट्ठा रखने की ये स्ट्रगल आज भी जारी है। 17,000 आइलैंड्स वाले मुल्क को चलाना ऐसा ही है जैसे किसी तूफान में कश्ती चलाना हो, क्योंकि हर कश्ती अपनी अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। इसके लिए बहुत मेहनत और सब्र चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया को सिर्फ पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे डेंजरस जियोलॉजिकल जोन्स पर भी वाक़ है। इंडोनेशिया असल में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है। ये एक बहुत बड़ी पट्टी है जिसमें बहुत से वॉल्केनोस हैं और बहुत ज्यादा जलजले भी आते हैं, और इसलिए इंडोनेशिया में 130 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस भी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पर अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा आते हैं, और फिर सुनामी, फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग भी बहुत होती है। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स भी यहाँ हो चुके हैं। 1883 में कराकटवा आइलैंड पर मौजूद वॉल्केनो इतनी जोर से फटा कि उसकी आवाज 4800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके ने सुनामी को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से 36,000 लोग मारे गए और पूरे के पूरे गांव मिट गए। इसी तरह 2004 में सुमाट्रा की कोस्ट के पास 9.1 शिद्दत का जलजला आया, जिसकी वजह से एक बार फिर सुनामी ट्रिगर हो गया। इस सुनामी ने इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर माना
जाता है। हर साल ये सैलाब हजारों लोगों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि लोग धड़ाधड़ ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये शहर 25 सेंटीमीटर तक डूबता जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू कैपिटल बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा नुसांट्रा, और ये बोर्नियो आइलैंड पर होगा। इससे फिर डूबते हुए जकार्ता पर लोड कम होगा। मगर इन घने जंगलात में यह शहर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा होगा और इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होगी। सो नेचर इन इंडोनेशिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। वही वोल्केनोज जो खेतों की मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, वही अचानक फट भी सकते हैं। वही समुद्र जो इन आइलैंड्स को जोड़े हुए हैं, एकदम बिगड़ भी सकते हैं। और वही गर्म मॉनसून का मौसम जिसकी वजह से ये घने जंगल हैं, वो फ्लड्स की सूरत में सब कुछ डबो भी सकता है। इसीलिए इंडोनेशियंस के लिए ये नेचुरल कैलामिटीज उनकी आइडेंटिटी बन गई हैं। और फिर जब आप एक ऐसे मुल्क को संभाल रहे हो जो 17,000 जजीरों में बटा हुआ हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ज्यादातर मुल्कों में सड़कें, हाईवेज या रेल के जरिए शहरों और देहात को जोड़ना आसान होता है, लेकिन इंडोनेशिया में बीच में हमेशा समुद्र आ जाता है। आप एक सूबे से दूसरे सूबे तक हाईवे नहीं बना सकते, क्योंकि अक्सर उन प्रोविंसेस के बीच में समुद्र होता है। लेकिन इवन एक ही आइलैंड पर भी कंस्ट्रक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, पैपुआ में घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एयरप्लेन या फिर घंटों ट्रैकिंग करके ही जाया जा सकता है, और कई जगहों पर तो रोड्स हैं ही नहीं। इसी तरह इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड जावा में इतनी ट्रैफिक होती है कि कई दफा सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में भी 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। और फिर कम्युनिकेशन के भी इश्यूज हैं। इंडोनेशिया के बहुत से आइलैंड्स में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स की बहुत लिमिटेड एक्सेस है, और इसी वजह से वहाँ गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं। कुछ आइलैंड्स में तो डॉक्टर पूरे महीने में सिर्फ एक बार आता है, और कई जगहों पर तो बच्चे बगैर बिजली वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। इंडोनेशिया की 73% आबादी को इंटरनेट की एक्सेस है, जबकि बाकी तकरीबन 7 करोड़ लोग आज भी बगैर इंटरनेट के गुजारा कर रहे हैं। ये चीजें बड़े शहरों और गाँव में एक जबरदस्त फर्क पैदा करती हैं। बड़े शहर जैसे जकार्ता, सुराबाया और मेडैन वेल कनेक्टेड और डेवलप्ड हैं, जबकि नियास, फ्लोरेस और बुरू जैसे आइलैंड्स को देखकर लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने इन्हें बिल्कुल भुला दिया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये फर्क कम करने की बहुत कोशिश की है। उसने इन इलाकों में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज बनाने की कोशिश की है, और इवन इंटरनेट को छोटे इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं। लेकिन इतने ज्यादा आइलैंड्स तक ये फैसिलिटीज पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए जब लोग ये कहते हैं कि इंडोनेशिया को चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसकी वजह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये ऐसी अजीब और मुश्किल ज्योग्राफी भी है। और फिर ऊपर से इंडोनेशिया में इतने कल्चर्स, लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज रहती हैं कि ये दुनिया का छोटा वर्जन लगता है। इंडोनेशिया में 1300 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप जावानीज है, जो कि पूरे इंडोनेशिया की आबादी का 40% है। इसी तरह और भी बहुत सी एथनिसिटीज हैं, जैसे सुडानीज, मादुरीज, बैलिनीज, बाटक, दायक और बुजिज वगैरह। और हर ग्रुप का अपना कल्चर, म्यूजिक, खाना और लैंग्वेज है। इंडोनेशिया 700 से ज्यादा लोकल जबानों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। इतनी ज्यादा जबानें शायद ही किसी मुल्क में हो। अब जैसे सुलावेसी में जो लोग रहते हैं, वो घर पर कोई और जबान बोलते हैं, बाहर मार्केट में कोई और जबान, और फिर स्कूल में कोई और जबान। तो जब किसी कंट्री में इतनी ज्यादा जबानें बोली जाती हों, तो उसे फिर आप इकट्ठा कैसे रखते हो? इसका जवाब है भाषा इंडोनेशिया। 1945 में आजादी हासिल करने के बाद इंडोनेशिया ने भाषा इंडोनेशिया को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये बोलनी और सीखनी बहुत आसान थी। यही जबान आज इंडोनेशिया के हर स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज और मीडिया में बोली जाती है, और यही जबान इंडोनेशिया को इकट्ठा रखती है। लेकिन सिर्फ जबान एक करने से भी आपस के डिफरेंसेस दूर नहीं हुए। आज भी पैपुआ में बहुत से लोग खुद को बाकी इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं समझते। उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, जबानें अलग हैं, और वो कई सालों से ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार उन्हें इग्नोर करती है। यही कई मूवमेंट चल रही हैं, और कभी कभी उनकी वजह से यहाँ वायलेंस भी होता है। इसी तरह नॉर्दर्न सुमाट्रा में आचे के प्रोविंस में बहुत साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और आज वहाँ उनकी इतनी पावर है कि वो ऑफिशियली शरिया लॉ पास कर सकते हैं। इसी तरह 1990s और 2000s में मलुकू और सेंट्रल सुलावेसी के एरियाज में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई। इस सूरत हाल से निपटने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट पैंकैसिला नामी फिलॉसफी को प्रमोट करती है। इस आइडियोलॉजी में 5 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे खुदा पर यकीन, सोशल जस्टिस और यूनिटी, और ये हर स्कूल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो अब आप समझ
समझ चुके होंगे कि इंडोनेशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि 17,000 आइलैंड्स की एक पजल है। ये वॉल्केनोज और घने जंगलों की जमीन है। यहाँ कीमती मसाले हैं और कॉलोनियल दौर की यादें हैं। बाली के मंदिरों से लेकर जावा की मस्जिदों तक और पैपुआ के घने जंगलों से लेकर सुमाट्रा के बीचेस तक, इंडोनेशिया एक ऐसी पहेली है जिसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हार्ड वर्क ने इकट्ठे जोड़ कर रखा हुआ है। लेकिन इंडोनेशिया के लिए शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, स्पेशली जैसे जैसे उसके शहर डूब रहे हैं और फिर चाइना भी इन समुद्रों में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इंडोनेशिया पर हुकूमत करना मुश्किल काम तो है, बट इट वाज नेवर मेंट टू बी इजी। ये मुल्क बनाने वालों को पता था कि इस ज्योग्राफी और इतने सारे कल्चर्स और रिलीजन्स के लोगों को इकट्ठा रखने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि विजन और यूनिटी की जरूरत है, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। और इसीलिए इंडोनेशिया दुनिया के सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग कंट्रीज में से एक है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।